सार्थक का बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। सामान्य परिचय में हमने थोड़ा सा छूट गया था हमारा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। दक्षिण में कौन सा? महाराष्ट्र। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, ये 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। और सबसे अधिक सीमा किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ। अब हम चूंकि मध्य प्रदेश ही पढ़ना है तो अभी हम अलग अलग पढ़ रहे थे, पूरा एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ कैसे? मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। बड़ा ये पार्ट यदि हम पढ़ लेते हैं तो एक पार्ट यदि पढ़ा हमने मालवा, तो फिर मालवा की चट्टानें कौन कौन सी है, मिट्टी कौन कौन सी है, फसलें कौन सी है, नदियां कौन सी है, वर्षा कितनी होती है, पूरी चीजें एक साथ पढ़ते जाएंगे हम। तो आगे जब हम मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे, तो हमें क्या लगेगा कि नहीं यार ये तो हमने पढ़ा है, थोड़ा सा सरल लगेगा। तो इसलिए सबसे हमने ये पार्ट वाइज पढ़ने की कोशिश की है। तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन यदि देखें तो कितने भागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को? मध्य प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3। 1, 2 और ये 3। जो पहला पार्ट है वो है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश पहला पार्ट मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी। और तीसरा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा? मध्य प्रदेश का इतिहास। और कल जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021 का फर्स्ट पेपर हुआ और उसमें से मध्य प्रदेश वाला पार्ट जो था वो पूरा का पूरा हमारे नोट्स में से आया है। एक भी क्वेश्चन हमने बार बार पढ़ा है। मंदसौर की संधि, तुकोजीराव होलकर द्वितीय, ये क्वेश्चन हमने बार बार पढ़ा है और यहीं का ये सेम टू सेम जैसा का वैसा एग्जाम में आया है। यकीन मानिए ज्योग्राफी भी हम वैसा ही पढ़ेंगे और 100% कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हमारे नोट्स में से ही होगा। ये तो नहीं हो सकता कि जितना हम पढ़े पूरा का पूरा एग्जाम में पूछ ले, ये नहीं हो सकता। लेकिन जितना भी एग्जाम वाले पूछेंगे हमारे नोट्स में से ही होगा। इस बात को हम मतलब इतना यकीन तो रख सकते हैं। पूर्वी पठार की बात करें तो मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3। मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3। विकल्प आएगा मध्य प्रदेश के का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन रहेंगे। तो कितने भागों में? 3। अब इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 5। कितने भागों में बांटा गया है? 5। इसको 5 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अभी 5 पार्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। मध्य हम मैप में भी दर्शाएंगे उसे। पहले एक सूची बना ले कौन कौन से। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मालवा का
पठार, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और लास्ट में है नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। तो ये 5। अब यदि बड़े विकल्प दिए जाए कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 6, 7, 8, 9, तो फिर कितना आता है? 5, 6 और 1 7। कितने भागों में बांटा गया है? 7। ये 5, 6 और 1 7। हम इसमें 7 पार्ट में दिखाएंगे। इसमें कितने पार्ट में दिखाएंगे? 7। तो सबसे पहला पार्ट ये वाला, ये ऊपर वाला, सबसे पहला पार्ट ये ऊपर वाला कौन सा है? ये पहला पार्ट, ये पहला नहीं बोलेंगे इसे, ये बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये कौन सा पठार? नहीं, बुंदेलखंड ये वाला है, सॉरी ये गलती हो गई जरा से। ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ये मध्य भारत, मध्य भारत। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जैसे ग्वालियर का किला है, ये किस पठार में आता है? ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पठार से संबंधित, एरिया से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 पार्ट एकदम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मध्य भारत का पठार कहाँ पे है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है। इसके नीचे यदि हम देखें तो ये यहां से इधर, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा, ये जो पार्ट है ये कौन सा होगा? इसको और नीचे तक ले लेते हैं हम थोड़ा सा, मालवा, मालवा का पठार, मालवा का पठार पूरा इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, धार, झाबुआ, ये सब काय के अंतर्गत आते हैं? मालवा का पठार, मालवा का पठार। यहां पर जो है ये 2 पार्ट बने हुए हैं, एक रीवा पन्ना का पठार और ये होगा बघेलखंड का पठार। अब इसके बीच में हमें क्या दर्शाना है? यहां से इधर निकालना है नर्मदा सोन घाटी, ये नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, ये पार्ट नर्मदा घाटी। और नीचे वाला कौन सा बचा? सतपुड़ा, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। बघेलखंड का पठार आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा कहीं पर, ये जो पूर्वी पठार है यही बघेलखंड का पठार है। ये जो पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, इसी को क्या बोलते हैं? बघेलखंड का पठार। तो हमने कितने भागों में, अब कितने भाग दिख रहे हैं इसमें? 7 दिख रहे हैं बराबर। तो अब ये विकल्प देख के समझ जाना कि ये आपसे 3 उत्तर लिखना है या फिर 7 है। यदि छोटे विकल्प दिए हैं तो फिर कितना होगा? 3। यदि कुल पार्ट पूछे गए तो फिर कितने हैं? 7। क्लियर? तो ये वाला जो पहला है मध्य उच्च प्रदेश, ये यहां से लेकर, ये यहां से, ये यहां से, ये जो पहला पार्ट है ये मुख्य रूप से हमारा पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। दिमाग में एकदम ये मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन
आपने ये मैप बना दिया और 2-2 लाइन भी लिख दिया अपने, आपका काम चल गया। याद कैसे करना है फिर? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी नदी का उद्गम होता है, कौन सी फसलें होती है, ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें उसके विषय में हम पढ़ते रहेंगे। तो इतना समझ में आया भौतिक विभाजन। अब हमें एक एक पार्ट पढ़ना है, एक एक पार्ट, एक एक को लेते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया? मध्य उच्च प्रदेश, और फिर उसका पहला पार्ट लेंगे हम मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। पहली लाइन थोड़ी कठिन रहेगी हमारी, वो रहेगी स्थिति। स्थिति ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसकी स्थिति किस अक्षांश किस देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। कल हमने पढ़ा ना, मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार पूरा पढ़ा, 74 से 82 पूर्वी देशांतर, और अक्षांश 26 से 21 नहीं, 21 से 26, 21 से 26 कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो ये चीजें हमें अब ये छोटे छोटे पार्ट को देखना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मध्य भारत का पठार 24 से 26 उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश। सिर्फ सब में यही वाली लाइन हमें कठिन जाना है, बाकी एकदम सरल रहेगा। और मैंने बोल दिया कि आपको लिख के भर रखना है, जब जब रिवीजन करेंगे अपने आप ये याद हो जाएगा, दिमाग में बैठा दो। 21 से 26, 21 से 26 और 74 से 82, तो उस आधार पे समझ में आ जाएगा कि ये किस पार्ट में जाएगा, किस पार्ट में जाएगा। तो 21 से 26 उत्तर में है, नहीं 24 से 26, यहाँ से 21 है और ये यहाँ से 24, और ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया? 26। 21 से 26 उत्तरी अक्षांश। प्री में यदि बोल दिया स्थिति बताइए, उसमें दिया रहेगा 21 से 23, हम वैसे ही समझ जाएंगे कि 21 तो नीचे में है, तो 21 में तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे हम अनुमान भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में तो होना चाहिए। तो इसकी स्थिति अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो 24 से 26। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 5 मिनट, 74 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्या खासियत है इसकी? जलवायु, जलवायु की बात करें, एक फायन महोदय जी आए थे और उन्होंने बोला था मालवा के पठार की जलवायु कैसी है? सर्वश्रेष्ठ है, फायन ने बोला था। हम कहाँ पढ़ रहे हैं? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार मालवा के क्षेत्र से लगा हुआ है, मध्य भारत का पठार। तो इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, महाद्वीपीय प्रकार की है। क्या खासियत है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में? महाद्वीपीय, हाँ, अत्यधिक गर्म और मतलब जल्दी गर्म, विषमता पाई है जलवायु की, विषमता। मतलब ये जो क्या होते हैं, जैसे जल वाला क्षेत्र होता है, जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता, लेकिन महाद्वीपीय क्षेत्र होता है जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी
ठंडा हो जाता है। तो गर्मी के समय में बहुत अधिक गर्मी और ठंड के दिनों में बहुत अधिक सर्दी। ये महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता है, ये हमें पता होना चाहिए। महाद्वीपीय कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ये तो फैक्ट है, महाद्वीपीय जलवायु है, लेकिन महाद्वीपीय जलवायु क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए। महाद्वीपीय जलवायु की क्या विशेषता है? गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, ठंड में बहुत अधिक सर्दी। ठीक, लिखेंगे महाद्वीपीय जलवायु। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है इसका? हेमलता, हाँ जी। महाद्वीपीय जलवायु का दूसरा नाम नहीं पूछा हमने। मध्य भारत के पठार का दूसरा नाम नहीं, चंबल उप आंध्र प्रदेश। चंबल की भूमि यही तो है, चंबल उप आंध्र प्रदेश। चंबल का उप आंध्र प्रदेश, चंबल उप आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा इसी पठार में होती है। सबसे कम वर्षा इसी पठार में होती है, अर्थात 75 सेंटीमीटर से भी कम। 75 सेंटीमीटर से भी कम। ढाल उत्तर पूर्व की ओर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ढाल उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। हम पढ़ेंगे, जब नर्मदा घाटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। नर्मदा घाटी क्या होती है? पूरे भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है, और इसका ऊपर का जो ढाल उत्तर की ओर और नीचे का ढाल दक्षिण की ओर। तो चूंकि मध्य प्रदेश बीच में है, तो इसके ऊपर वाला जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर। ढाल क्या होता है? ढाल, यदि पानी को डाले तो किधर बहेगा? नदियों का उद्गम होगा तो नदियां किधर प्रवाहित होगी, ये बताता है। अधिकांश भारत की नदियां जो है या तो दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है या उत्तर पूर्व की ओर बहती है। क्लियर करेंगे हम इसे, ठीक। तो ढाल कैसा है इसका? उत्तर पूर्व की ओर। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी। चंबल नदी की बात करें तो चंबल ने जो इस क्षेत्र को पूरा काट छाट करके रखा है, बीहड़ बने हुए हैं, और उसमें मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। किसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी? अर्जुन जी, गुड, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। जलोढ़ का मतलब क्या होता है? जल, लुढ़का कर लाई गई मिट्टी। जल द्वारा जो लुढ़का कर लाई गई मिट्टी है, बहाकर लाई गई मिट्टी है, वो जलोढ़। नदियों द्वारा अपर्दन और इसके माध्यम से जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है और एक जगह पर कहीं निक्षेपण हो जाता है, कब तक बोझा ढोते रहेगी? जैसे ही उसके ऊपर भार ज्यादा हो जाता है, नदी की गति कम हो जाती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो अपना बोझा उतार देती है, किनारे पर छोड़ती जाती है। तो वहां पर जो गाद चीका ये सब जमा हो जाता है, वो मिट्टी बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और इससे जलोढ़ मैदान भी बनते हैं, जैसे गंगा यमुना का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र के जिले कौन से होंगे? उन से जिलों में ये पार्ट ऊपर वाला देखो, मध्य भारत का पठार, कौन से जिले? मुरैना, भिंड, श्योपुर, नीमच, ग्वालियर, शिवपुरी,
शिवपुरी, शिवपुरी। अब एक और क्वेश्चन जलवायु से संबंधित ही था। महाद्वीपीय जलवायु को और कुछ बोलते हैं क्या? विषम जलवायु है ना, ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं। तो विषम जलवायु पीछे जाएंगे और लिखेंगे उसे विषम जलवायु। जो महाद्वीपीय जलवायु है ना, उसी को ब्रैकेट में कहीं पर या छोटे अक्षर में कहीं नोट कर लेंगे, विषम जलवायु। नहीं तो क्वेश्चन पेपर में विषम जलवायु दिया रहेगा और आपने याद किया रहेगा महाद्वीपीय जलवायु, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर अब क्या करें। तो विषम जलवायु या महाद्वीपीय जलवायु। प्रमुख नदियां देखें यहाँ की, तो कौन सी नदी बहती है यहाँ से? चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कवारी नदी, सीप, सीप आदि नदियां यहां बहती हैं। सरसों की हांडी कहते हैं इसे, इस क्षेत्र को, विशेष रूप से किसको? मुरैना को। सरसों की हांडी, सरसों की हांडी क्यों कहा जाता है सरसों की हांडी? हेमलता, सरसों का बहुत अधिक उत्पादन होने के कारण। जिला कौन सा बताया मैंने? जनजाति कौन सी रहती है इस क्षेत्र में? मैं नहीं रहता वहां पे। सहरिया, कौन सी जनजाति? सहरिया। हेमलता बड़े ध्यान से मुझे देखने लग गई, तो मैं वहीं से आया हूँ। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति क्या एक बड़ा उद्योग है उनका? सहरिया जनजाति का कत्था बनाने का काम करते हैं। किस पेड़ से बनता है कत्था? खैर, ये सरल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीएस से। और हमें पता है बीड़ी तेंदुपत्ता से बनता है ना, तेंदुपत्ता से बनता है। और हमें दो ही चीज याद आती है, फिर वह कंफ्यूज हो जाते हैं। सरिता जैसे तो फिर ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कल सरिता के लिए एक शेर भी सुनाया था मैंने, बेचारे ने सुना ही नहीं, लेकिन है ना, सुना था क्या सरिता आपने? सुन लिया था? अच्छा, क्लास अटेंड की थी आपने? ओहो, आज नहीं हुई बारिश? हो रही है। सोचा होगा कि अब दूसरा शेर पढ़ेगा, इससे अच्छा खुद ही शिकार होने चल जाते हैं अब। तो खैर कत्था बनाने का काम ये करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है ये क्या? बीहड़ क्या होता है? बीहड़ चंबल नदी द्वारा इस एरिया को काट छांट कर दिया है और जो डाकुओं की शरण स्थली बन गया है, तो बड़ी बड़ी खाइयां बन गई हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बीहड़। किस अपरदन से प्रभावित है ये क्षेत्र? ये क्वेश्चन भी पीएससी ने पूछा है। अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन से ये क्षेत्र प्रभावित है। अवनालिका अपरदन से ये क्षेत्र प्रभावित है। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात महिलाओं की संख्या, गलत है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिला पुरुष अनुपात। जरूरी नहीं है 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, 1000 महिलाओं के पीछे दोनों का अनुपात है। जो कम होगा वो बाद में आएगा, जो ज्यादा होगा वो पहले।
तो प्रति 1000 की जनसंख्या पर महिला पुरुष 1000, ठीक। तो सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ पे 840 845, ऐसा लिंगानुपात यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या यहाँ पर कम है। लेकिन प्रकृति तो ऐसा नहीं करती, महिला पुरुष जन्म बराबर ही लेते हैं, लेकिन वहाँ की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि पुत्र प्राप्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो महिला और शिशु लिंगानुपात भी कम। क्लियर हो गया एकदम? क्या क्या पढ़ा अपन ने? स्थिति पढ़ी 24 से 26 उत्तरी अक्षांश और 74 से 79 पूर्वी देशांतर के मध्य। चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जलवायु कैसे? महाद्वीपीय अर्थात विषम जलवायु है, ठंडी में अधिक ठंडी, गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी पड़ती है। फिर हमने देखा सबसे कम वर्षा इसी पठार में होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पर होती है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। सरसों की हांडी इसे कहा जाता है। बीहड़ का निर्माण हुआ है, अवनालिका अपर्दन के कारण बीहड़ों का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र के मुख्य जनजाति जो है वो सहरिया है और इनका व्यवसाय क्या है? खैर के वृक्ष से कत्था बनाना है। और भी कुछ यदि देखे जाए तो कारखाने हम लिखेंगे इसमें। कत्था बनाने का कारखाना ये है यहाँ पर। कत्था बनाने का कारखाना। चीनी के कारखाने हैं यहाँ पर। चीनी के कारखाने, चीनी क्या होता है? शक्कर। चीनी क्या होता है? शक्कर। लेकिन दोनों में अंतर है, इसे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। चीनी जो है ये चाइना से आया हुआ शब्द है और शक्कर जो गुड़ की तरह हमारे देश में बनती थी, लेकिन अब शक्कर नहीं मिलती। अब क्या मिलती है? सिर्फ चीनी। एक मछली भी होती है ना? हाँ मछली। हाँ ठीक। तो चीनी के कारखाने कहाँ पर हैं? तो वो है डबरा जिला ग्वालियर और कैलारस जिला मुरैना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मान के चलो कि ये कारखाने वाला क्वेश्चन न हो तो एमपीपीएससी का सिलेबस पूरा ही नहीं होता। ये पढ़ना ही होता है। बेहतर है कि हम ऐसे किस्तों में पढ़ ले, तो बाद में इकट्ठे पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जब उद्योग पढ़ेंगे तब बड़ा सरल लगेगा। तो यहाँ पे 2 उद्योग पढ़े हमने, डबरा में, डबरा का जिला ग्वालियर में, और कैलारस का मुरैना। काय के कारखाने? चीनी के कारखाने हैं। शिवपुरी में व बानमोर कहां पर? किस जिले में? मुरैना। काय का कारखाना है यहाँ पे? कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में। और बानमोर के मतलब मुरैना बानमोर में कत्था बनाने का कारखाना। कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना। बिस्किट का कारखाना, ये दोनों ग्वालियर में। बिस्किट कारखाना ग्वालियर में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। सर्वप्रथम हम इसकी स्थिति पढ़ेंगे बुंदेलखंड के पठार की। अब देखो, अभी तो ये हमने पढ़ लिया मध्य भारत का पठार। अब बुंदेलखंड पढ़ रहे हैं तो मालवा के पठारों के पूर्व में है। देखो देख के दिख रहा है ना, मालवा के पठार के पूर्व में है, मध्य भारत के पठार के दक्षिण में है, और रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में है। नर्मदा घाटी और रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में है। ये इसकी स्थिति हो गई। क्लियर हो गया ना?
मतलब देख के तो समझ में, ये मैप हमारे दिमाग में चलना चाहिए। कल किसी को भी बोलूंगा तो 3 सेकंड के अंदर इतना मैप हमारा बन जाना चाहिए बोर्ड पर, 3 सेकंड के अंदर। ठीक, ये पूरा लाइन खींचना, ये वो सब कुछ, लिखने का काम छोड़ देना मेरे को। तो बुंदेलखंड का पठा स्थिति देखें तो 24 से 26 उत्तरी अक्षांश, 24 से 26 उत्तरी अक्षांश, 24 से 26 उत्तरी अक्षांश, 75 डिग्री 21 मिनट। ये हमने क्या पढ़ा था, 24 डिग्री 06 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैंने पहले बताया कि यही एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पढ़ने में भी कठिन, लिखने में भी कठिन लगेगा। और 77 से 82, 77 डिग्री से 82 डिग्री, 77 22 से 82 20, ये 51 और ये 20 मिनट पूर्वी देशांतर। इसे ठीक कर लेंगे जरा व्यवस्थित तरीके से। तो 24:06 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 51 मिनट से 82 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये जो पहला वाला पार्ट है, इसमें पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये एक पॉइंट हमारा छूट गया था। तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 10.7%, 10.7%। क्योंकि तब हमें एक क्वेश्चन निकालना पड़ता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, या पार्ट को घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए, तब हमें ये पता होना चाहिए। तो कितना, ये 10.7%, और ये जो पार्ट है ये है 7.7%। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना, 7.7%। तो बड़ा कौन सा है इसमें से, मध्य भारत का पठार, और उससे छोटा है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। स्थिति हमने देखी, चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी सिंध, बेतवा, धसान तथा केन नदियां इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। इसी साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धसान नदी के बारे में पूछा था क्या क्वेश्चन था? बीन नदी का, हाँ, बीन नदी का था, ऑप्शन में था धसान। धसान कौन सी नदी? सहायक किसकी? बेतवा की। बेतवा की सहायक नदी कौन सी? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, आपने धसान पे लगा दिया था, है ना, गलत हो गया था आपका। धसान किसकी सहायक नदी है? चंबल की। सहायक नदी किसे कहते हैं? वो नदी जिसमें अपना जल प्रवाहित करती है, वो उसकी सहायक नदी। अब ये चंबल है, चंबल, ठीक है, और ये बेतवा है, बेतवा भी इसी की सहायक नदी है, ये बीना है और ये धसान है। तो ये नदी का पानी भी बेतवा में आता है, और बेतवा का भी उसी में जाता है, लेकिन ये इसका पानी इसमें तो नहीं आता। बनास था, है ना, बनास का भी था, आपने बनास पे लगाया था, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमें समझना होता है, किसकी सहायक नदी है। तो चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी पढ़ी हमने? बेतवा, सिंध, धसान,
उर्मिल नदी, उर्मिल, जामनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर। मई का महीना सबसे गर्म रहता है, मई का महीना सबसे गर्म रहता है। बलुई दोमट मिट्टी यहां पाई जाती है, बलुई दोमट मिट्टी यहां पाई जाती है। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? जिलों की बात करें तो दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुप्तकालीन पार्वती मंदिर जो है हाँ? किस मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है, ये पूछा जाएगा। तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना वहां पे, तब हमें ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा। वर्षा के घटते क्रम के अनुसार इसको जमाओ, तो फिर देखो हमने इधर 75 से भी कम वर्षा लिखी और यहाँ पे 75 से अधिक 100 सेंटीमीटर तक लिखी होगी ना इसमें। 75 से 100 के बीच में उससे भी ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है। क्या लिखा बारिश के विषय में? 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर होती है। तो अब बढ़ते क्रम में हो गया नहीं, और घटते क्रम में तो इसको उल्टा कर दिया, बड़े वाले को ज्यादा वाले को पहले, फिर उससे कम। क्वेश्चन ऐसे पीएससी पूछते रहता है। तो जिले कौन कौन से? दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। जहां पन्ना की बात करें तो हम खनिज पढ़ लेते हैं। कौन से खनिज मिलेंगे? हीरा। क्या मिलेगा? हीरा। खनिजों में हीरा, चूना पत्थर, चूना पत्थर। मिट्टी लिखा क्या अपन ने? कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी भी जिसे बोल सकते हैं, मिश्रित मिट्टी भी उसे बोल सकते हैं। फसलों की यदि बात करें तो गेहूं और ज्वार यहाँ के मुख्य फसल है। गेहूं और ज्वार यहाँ के मुख्य फसल हैं। नदियों के बारे में आपने लिखा बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी। हाँ, वो सब सारी नदियां हैं। उद्गम नहीं होता यहाँ से, लेकिन प्रवाहित वहां से होती है। जैसे बेतवा का मालवा से इसका उद्गम होता है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से उसका उद्गम होता है, लेकिन बहती कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। तो एक क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को। बेतवा नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं इसे, बेतवा नदी को। मध्य प्रदेश की नहीं, मालवा की गंगा और शिप्रा नदी को भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको? वो पवित्रता के कारण कहा जाता है। और इसे बुंदेलखंड की गंगा क्यों कहा जाता है? प्रदूषण के कारण। इसे क्यों कहा जाता है? प्रदूषण के कारण। सबसे अधिक प्रदूषित नदी है ये इस एरिया की, इसलिए इसे गंगा कहा जाता है। बुंदेलखंड की
गंगा। और मालवा की गंगा किसे कहते हैं? क्षिप्रा नदी को। क्यों कहते हैं? पवित्र नदियों के कारण, प्रमुख तीर्थ स्थल वहां पर है, इस कारण उसे कहते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। क्लियर हो गया बुंदेलखंड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड के बाद में मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार कितने प्रतिशत भाग पर है ये? कुल मध्य प्रदेश का जो पार्ट है उसके 28% पर है, मतलब सबसे बड़ा पार्ट है। 28% है, अर्थात मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा पार्ट है, मालवा का पठार। स्थिति यदि देखें तो अक्षांश से विस्तार 22-17 से 25-8, 22-17 से 25-8 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार यदि देखते हैं इसका 74-20 से 79-20 से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसमें सबको पता है, इंदौर, उज्जैन, ये सारे पूरे जिले इसमें आते हैं। सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे अधिक जिले भी इसके अंतर्गत आएंगे, मालवा का पठार। अभी थोड़ी देर पहले वेंसॉक नहीं फायन का कथन पढ़ा था अपन ने, क्या बोला था? मालवा की जलवायु कैसी है? स्वास्थ्यवर्धक है। फायन ने बोला था कि मालवा की जो जलवायु है विश्व की श्रेष्ठ जलवायु है, स्वास्थ्यवर्धक है। दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना है, टूटने से बना है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। ये खासियत है, जो पहली लाइन बताए ना वो बताती है कि यहाँ की काली मिट्टी है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के अपक्षय अपरदन टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है उसे क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। और यही मिट्टी जब नदियां बहाकर इधर उधर लेके जाए लुढ़काकर, तो फिर क्या बन जाती है? वो जलोढ़ मिट्टी। लेकिन चट्टानों के टूटने फूटने अपक्षय अपरदन से जो मिट्टी बनती है वो कौन सी होती है? काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो ये दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप हम बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। वैसे दक्कन ट्रेप क्या होता है? जैसे ये ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार, और यहाँ से क्या निकल रहा है? लावा। यदि ये अम्लीय लावा है तो गाढ़ा होता है, वो वहीं के वहीं जम जाता है। और जब ये बेसिक लावा होता है, क्षारीय लावा होता है, तो पतला होता है। पतला होने के कारण ये ऐसा दूर दूर तक पूरा फैल जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है, तो पठार बन जाता है। और फिर यही लावा जो है, वो चट्टाने जो है अपक्षय अपरदन, हवा पानी जलवायु, इससे टूटते फूटते रहती है। तो इससे जो मिट्टी बनती है वो क्या कहलाती है? काली मिट्टी, काली मिट्टी। चूंकि नीचे क्या है, ये लावे की परतें जमी हुई है, तो ऊपर तो मिट्टी है लेकिन नीचे क्या है? कठोर चट्टाने, कठोर चट्टाने हैं। तो यहाँ पर खनिज हो भी सकते हैं, लेकिन वो कैसे हो गए? एकदम ट्रैप हो गए हैं, दब गए हैं। अब वो इतनी गहराई में है कि वहां से निकालना थोड़ा सा
कठिन महंगा पड़ जाता है, इसलिए इसे दक्कन ट्रेप वाला बोलेंगे, नीचे दक्कन का पठार। ठीक, तो समझेंगे उसे भी। तो मिट्टी क्या दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। प्रमुख जिले यदि देखें तो जिले तो बहुत है इसमें, लेकिन हम मुख्य जिले लिखेंगे इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। जलवायु कैसी है यहाँ की? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय। तो देखो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, कल भी पढ़ा था, 23 डिग्री 1/2 उत्तरी अक्षांश और 23 से 1/2 दक्षिणी अक्षांश। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पर 12 महीने सूर्य की किरणें जो होती है वो सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, उष्ण है, वर्ष भर टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। अब हम मालवा को देखते हैं, तो मालवा की स्थिति क्या है? 22 से 25 है, लगभग इसके बीच में है ना, 22 उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। फिर है मानसूनी जलवायु क्या होता है? जहां मौसम के अनुसार मतलब मौसमी जलवायु पाई जाती है, गर्मी, बरसात, ठंड, ये इसकी ऋतुएं पाई जाती है। पहले गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, फिर ठंड आएगी, ऐसा चक्र लगातार चलते रहता है। मौसम के अनुसार हवाएं जो है अपनी दिशा बदल देती है। अब क्या होगा? जैसे सूर्य उत्तरायण है, तो इधर होगा, अब इधर ज्यादा गर्मी होगी, तो हवा जो है हल्की होके ऊपर उठ जाएगी, तो इधर वाली भारी हवा उसका स्थान घेरने के लिए इधर आ जाएगी। ठीक है, तो हवा बदल गई ना, दिशा बदल गई। अब क्या होगा? सूर्य दक्षिणायन होगा दिसंबर के समय में, तो फिर क्या होगा? इधर ज्यादा गर्मी होगी, और इधर ज्यादा गर्मी होगी तो इधर हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, तो उसका स्थान घेरने के लिए इधर की हवा इधर आएगी। तो हवाएं जो है 6 महीने उत्तर से दक्षिण, 6 महीने दक्षिण से उत्तर, ऐसी चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मालवा के क्षेत्र की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु साथ साथ समशीतोष्ण जलवायु, और एक जलवायु के विषय में लिखेंगे समशीतोष्ण जलवायु। पहले अपन ने दूसरा नाम क्या पढ़ा था उष्ण कटिबंधीय के? नहीं, वो महाद्वीपीय जलवायु, और उसको क्या पढ़ा था? विषम। और एक है समशीतोष्ण, उसका उल्टा, गर्मी में अधिक गर्मी भी नहीं और सर्दी में अधिक ठंडी भी नहीं। क्लियर एकदम? समशीतोष्ण जलवायु। मालवा की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु। गेहूं व सोयाबीन मुख्य उत्पादन क्षेत्र, गेहूं व सोयाबीन का मुख्य उत्पादक क्षेत्र। बारिश 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर। गेहूं की डलिया इसे कहा जाता है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है।
मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है। सबसे ऊंची चोटी, मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। सिगार कितनी है? 881 मीटर। 881 मीटर। इसके बाद जानापाऊ। जानापाऊ 854 मीटर। 854 मीटर। एक है धजारी 810 मीटर। और ये तीनों हमने 3 चोटियां पढ़ी, सिगार, जानापाऊ और दजारी। किस जिले में है तीनों के तीनों? इंदौर जिले में। इंदौर जिले में स्थित है। जैसे हमने पढ़ा था उसे बुंदेल वो कौन सा मध्य भारत का पठार क्या कहा जाता है उसे? सरसों की डलिया। इसे क्या कहते हैं? गेहूं की डलिया। हांडी। गेहूं की डलिया। उसे सरसों की हांडी या सरसों की डलिया बोलते थे, और इसे क्या बोलेंगे? गेहूं की डलिया। मालवा के पठार को क्या बोलते हैं? गेहूं की डलिया। गेहूं की डलिया। प्रमुख पर्यटन नगरों में देखा जाए तो कौन सा होगा यहाँ का दर्शनीय पर्यटन? मांडव होगा, ठीक है। उज्जैन। उज्जैन। ये प्रमुख पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, ये हमने पढ़ लिया। शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन। बारिश कम है, 50 से 75, तो आर्द्र पर्णपाती वन तो नहीं पाए जाते, सदाबहार वन भी नहीं पाए जा सकते। तो यहाँ पर क्या होंगे? शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं। औद्योगिक केंद्र में यदि देखें तो नागदा में, नागदा कहां पर है? नागदा उज्जैन, है ना। नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना। कृत्रिम रेशे का कारखाना। देवास, उज्जैन, भोपाल में सूती वस्त्र के कारखाने। सूती वस्त्र के कारखाने। BHEL कहां पर है? भोपाल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भोपाल में, इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में स्थित है। इसी क्षेत्र में स्थित है। तो आज हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। बाकी जो 4 पार्ट बचे हुए हमारे, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार, इसे कल हम कंप्लीट करेंगे। तो समय पे सभी लोग उपस्थित रहेंगे। सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आज से हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। यदि आप लोग उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।